प्रिय छात्रों, आज हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। नीचे दिए गए चित्रों द्वारा समझिए। चित्र में मोर, अध्यापक, विद्यालय, ये शब्द अनेक ध्वनियों से बने हैं। आपको लग रहा होगा कि जब संस्कृत का ज्ञान मिलता है तो विसर्ग या हलंत अवश्य आते हैं, परंतु यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? आप ध्यान से देखें तो हिंदी में भी हमने वर्ण विचार के समय ध्वनियों के बारे में जाना था। ऐसे ही संस्कृत में भी जब तक हम ध्वनियों के बारे में नहीं जानेंगे तो वर्णों के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। मोर शब्द बोलने के लिए हमें निम्न ध्वनियों का प्रयोग किया, जैसे म के साथ ओ की ध्वनि, र के साथ अ की ध्वनि। अध्यापक, अ जो कि अपने आप में ही एक ध्वनि है। ध, य के साथ आ, प के साथ अ, क के साथ आ। यदि इन ध्वनियों का मेल ना हो साथ में तो ये सारे वर्ण अधूरे रह जाएंगे। उपयुक्त शब्द ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े अर्थात खंड नहीं हो सकते, अतः इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं, और इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। अर्थात जितने भी ये वर्ण हैं एकदम अपार हैं। इन वर्णों को जब हम व्यवस्थित करके एक माला में गूंथते हैं तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। संस्कृत में वर्णमाला में 50 वर्ण होते हैं। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर 13 प्रकार में विभाजित होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, लृ, ए, ओ, औ। विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य बात है कि री और लृ वर्णों का प्रयोग नहीं होता। स्वरों का वर्गीकरण। स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगे, ये 5 प्रकार के होते हैं। अ, ई, उ, री, लृ। अगर आप भी इनका उच्चारण करके देखेंगे आपको भी लगेगा इनके उच्चारण में कितना कम समय लग रहा है और हमारी आवाज भी धीमी है, अर्थात हमारा स्वर भी बहुत धीमा है। संयुक्त स्वर 2 स्वरों के मेल से बने 4 संयुक्त स्वर हैं। ए, ऐ, ओ, औ। उदाहरण के तौर पर देखिए, हमें हमेशा बचपन से यही सीखते आ रहे हैं कि स्वर इतने प्रकार के होते हैं। हमने कभी ये बात ध्यान ही नहीं दी कि जिन स्वरों को हम साथ लेकर चलते हैं उनमें भी ए, ओ और औ मिलकर बने हैं। जैसे अ, ई के मेल से बना ए, अ, ए के मेल से बना ए, अ, उ के मेल से बना ओ, अ, ओ के मेल से बना ओ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, ये 4 होते हैं। आ, ई, उ, री। यहाँ पर ये बड़ी ई है।
अगर आप ध्यान दें तो इनके उच्चारण में समय भी अधिक लगा और उच्चारण करते वक्त स्वर में भी तेजी आई। व्यंजन। व्यंजन उस छोटी ध्वनि को कहते हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। जैसे क व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर की सहायता ली जाती है, जैसे क और अ के मेल से का बना। यदि इन व्यंजनों को स्वरों के बिना लिखना हो तो हलन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यदि आप सबको ध्यान हो तो व्यंजन कभी भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होते। व्यंजन सदा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। इसके विपरीत स्वर अपने आप में ही पूरे होते हैं और इनको ध्वनि का नाम भी दिया जाता है। यदि इन व्यंजनों को स्वरों के बिना लिखना हो तो हम हलंत का प्रयोग करते हैं। हम हलंत का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि जिससे हमें ये पता चल पाए कि ये स्वर के बिना अधूरे हैं और ये बिना स्वर के लिखे गए हैं। इनके साथ स्वर जुड़ते ही ये पूरे बन जाते हैं। आइए व्यंजनों का वर्गीकरण देखें। व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। व्यंजन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता होगा, स्पर्श अर्थात टच। स्पर्श जहां आप बोलते वक्त आपके उच्चारण के समय आपकी जीवा, आपके दंत, आपका कंठ, आपका मुख, ये सब आपस में स्पर्श करते हैं। अर्थात जब बोलते वक्त आपकी जीवा अर्थात जीभ आपके दांतों को स्पर्श करती है। कुछ वर्गों को बोलते वक्त आपके दोनों ओष्ठ अर्थात आपके दोनों होंठ आपस में स्पर्श करते हैं, तभी ये सब स्पर्श व्यंजन कहलाए जाते हैं। स्पर्श व्यंजन के वर्गीकरण में हम क से मा तक रखते हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिनको बोलते समय ही हमें ऊष्मा का आभास अर्थात ऐसा लगता है जैसे कि कोई जोश और गर्मी आ गई हो। अंतस्थ जिनका प्रयोग स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, अर्थात ऐसा लगता है जीवा किसी भी मुख के स्थान को ना तो सही से स्पर्श कर पा रही है और ना ही बिना स्पर्श के। आइए इनके बारे में और अच्छे से जानें। स्पर्श व्यंजनों को हमने 25 के रूप में वर्गीकृत किया है, जैसे क वर्ग क, ख, ग, घ, अण। इसका उच्चारण करते समय हमें हमारा स्वर अर्थात हमारी ध्वनि कंठ से निकलती है, अर्थात गले का स्पर्श है। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। जब हम ट वर्ग के बारे में जानते हैं तो हमारी जीवा हमारे तालु से स्पर्श करती है। त वर्ग त, थ, द, ध, न। यदि आप भी उच्चारण करके देखें तो त, थ, द, ध, न उच्चारित करते समय हमारी जीवा हमारे दांतों को स्पर्श करती है। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इन सब के उच्चारण के समय हमारे दोनों ओष्ठ अर्थात दोनों होंठ आपस में मिलते हैं। ऊष्म व्यंजन जिनको बोलने में ऊष्मा का आभास होता है। जिन वर्णों को हम बोलते हैं ऐसा लगता है इन वर्णों को बोलते समय हमारे अंदर का जितना जोश और जितनी गर्मी है सब एक साथ बाहर आ रही है और पूरे जोश से हम इन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे श, श, स,
ह अंतस्थ व्यंजन, जिनका प्रयोग स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, अर्थात जिस समय हम इनका उच्चारण करते हैं ऐसा लगता है कि ना तो हम खुलकर बोल पा रहे हैं और ऐसा लगता है बिल्कुल आंतरिक मन से आपकी आवाज निकल रही है। य र ल व संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन अर्थात संयुक्त के नाम से ही आप जान गए होंगे, संयुक्त यानी कि मिलकर बना हुआ। जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाए तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे क और श के मेल से क्ष अर्थात कक्ष, त और र के मेल से त्र अर्थात पथ, ज्ञ और ञ के मेल से ज्ञ अर्थात ज्ञात, श और र के मेल से श्र अर्थात श्रम, प और र के मेल से प्र अर्थात प्रेम। वन विच्छेद, जब किसी शब्द के वर्णों अर्थात स्वर या व्यंजन को क्रमानुसार अलग अलग कर दिया जाता है वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसे वर्ण विभाजन का नाम भी दिया जाता है। अर्थात जब हम एक वर्ण अर्थात कुछ शब्द बोलते हैं तो हम उसके बारे में जानने के लिए कि इसमें किन किन वर्णों अर्थात स्वर और व्यंजनों का प्रयोग किया हुआ है, हम इनका विच्छेद करते हैं। जैसे छात्रः, छ आ त र अ विसर्ग। संस्कृत में विसर्ग का विशेष महत्व है। यदि विसर्ग ना लगे तो संस्कृत के शब्द अधूरे माने जाते हैं। इसलिए इस वर्ण विच्छेद में भी इनका उपयोग बहुत जरूरी है। वर्ण विच्छेद के समय भी हलन और विसर्गों का विशेष ध्यान देना चाहिए। मतिहि, म अ त इ विसर्ग। शिक्षकः, श इ क श अ क अ विसर्ग। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ आ गया होगा। अंत में इससे संबंधित हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे, अर्थात आप घर पर बैठकर इसमें कुछ अन्य शब्दों के द्वारा अभ्यास करेंगे, उच्चारण का अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार स्वर, स्पर्श व्यंजन और ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मेल होता है, किस प्रकार उनका उच्चारण होता है, ध्वनियां किस प्रकार हमारे कंठ, हमारे गले से, हमारे मुख से निकलती हैं, इसका अभ्यास आवश्यक है। और सबसे विशेष ध्यान देने योग्य बात, संस्कृत में विसर्ग का एक विशेष महत्व है। बिना विसर्ग के संस्कृत शब्द अधूरे हैं। धन्यवाद।